स्वागत है। कल हमने मैला अंचल फणिस्पनाट रेणु का जो उपन्यास का कथ्य है उसकी बात की थी। तो हमने इस पेपर में देखा था कि किस प्रकार से मैला अंचल जो है वो किस प्रकार से एक आंचलिक उपन्यास है, उसका कथ्य किस प्रकार का है, उसकी चर्चा हमने कल की थी। मैला अंचल जो है वो आपके सामने एक पूरे भारत के परिदृश्य को लेकर आता है, उसकी बात हमने कल की थी। स्क्रीन दिखाई दे रही है मेरी? आवाज आ रही है? कैमरा दिखाई दे रहा है मेरा? फेस या पीपीटी केवल दिखती है? फेस दिखाई दे रहा है? तो कल हमने इसके बारे में देखा था कि जो मेरीगंज गांव है उसकी कथा वस्तु इस प्रकार से। तो मैला अंचल फणिस्पनाट रेणु का एक सुप्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास है। इस उपन्यास के माध्यम से लेखक ने पूरे भारतीय समाज, पूरे भारतीय परिदृश्य और किसी प्रदेश विशेष की संस्कृति, उसके रीति रिवाज को संपूर्ण रूप से उभारा है। हमने देखा था कि पहले भी इसके प्रयास बहुत हो चुके थे, किंतु जिसे हम आंचलिक उपन्यास कह सके, इस प्रकार का उपन्यास हमें यहाँ पर पहली बार देखने को मिलता है। फिर हमने उसके कथ्य की बात की थी कि किस प्रकार से जो उसकी कथा वस्तु है वो कहाँ से ली गई है। तो बिहार के पूर्णिया जिले के मेरीगंज गांव की ये कथा वस्तु है, किंतु शुरुआत में भूमिका में लेखक जो है वो कहते हैं कि कथानक है पूर्णिया बिहार राज्य का एक जिला है, और भूमिका में उन्होंने ये भी दर्शाया है कि इसमें फूल भी है, शूल भी है, धूल भी है, गुलाब भी है, कीचड़ भी है, चंदन भी है, सुंदरता भी है, कुरूपता भी है। यानी कि इन किसी से वो दामन बचाकर नहीं निकल पाए। कुछ बातें ऐसी होती है, ग्रामीण जीवन की जो बातें होती है उसको पूरी तरीके से उसको गुण और दोषों के साथ हमारे सामने प्रस्तुत किया है। ऐसा नहीं है कि कुछ अच्छी बातें हैं वो हमारे सामने रखी और जो बुरी बातें हैं वो नहीं रखी, ऐसा नहीं है। पूरा ग्रामीण समाज हमारे सामने प्रस्तुत होता है। तो इस प्रकार से इसकी जो कथा वस्तु है वो उपन्यास का जो प्रारंभ है वो मेरीगंज में मलेरिया सेंटर खोलने की सूचना से होता है। ये जो 1946 का समय था, उस पर जन आंदोलन चल रहे थे और लोगों को लगता है कि मिलिट्री वाले लोग जो है वो पकड़ने के लिए आए हैं, और सब लोग जो है वो इधर उधर भागते हैं और फिर बलदेव को उसके सामने पेश कर देते हैं, किंतु उसको लगता है कि ठीक नहीं है। फिर धीरे धीरे मेरीगंज जो है वो किस प्रकार का गांव है उसकी बात थी, मेरीगंज गांव में किस प्रकार के लोग रहते थे उसकी बात है कि यहाँ पर जो है वो सभी लोग टोलियों में रहते हैं। मुख्यतः 4 जाति के लोग यहाँ पर रहते हैं, जिसमें ब्राह्मण टोली, कायस्थ टोली, राजपूत टोली और यादव टोली। इसके बारे में हमने देखा था। फिर मेरीगंज नाम जो है वो मार्टिन जो थे उनकी पत्नी मेरी के नाम से पड़ा, मेरीगंज, ठीक है। और उसका पुराना नाम जो है वो किसी को मालूम नहीं था, क्योंकि लोग जो है अगर जो पुराना नाम कोई कहता तो मेरी जो मार्टिन था उसको 10 कोड़े सजा देता था, ऐसी एक यहाँ पर प्रसिद्धि थी, इसीलिए कोई उसको पुराना नाम नहीं बोल रहा था। इस प्रकार से गांव में किस प्रकार से, ग्रामीण समाज में किस प्रकार से लोग जो है वो एक दूसरे के साथ अपने जात, अपने समाज की टोलियों में रहते हैं, उसकी बात थी। किस प्रकार से भ्रष्टाचार जो है वो यहाँ पर था। पढ़े लिखे लोग किस प्रकार से थे, पढ़े लिखे का क्या मतलब होता है उसकी बात है।
तो ये धीरे धीरे जो है वो सारी बातें लेखक जो है उस उपन्यास के माध्यम से कहते हैं। 4 टोलियों में लोग रहते हैं और जो टोलियां है वो किस प्रकार की है वो हमने कल देखी थी कि राजपूत टोली और यादव टोली, ब्राह्मण टोली के लोगों की संख्या कम है, उनका दल गौण है, अतः वे तीसरी शक्ति का कर्तव्य पूरा करते हैं। यादवों का दल नया है लेकिन अब जोर पकड़ रहा है। ब्राह्मण लोग इन तीनों दलों का आपस में भिड़वाते हैं ताकि उनकी सत्ता बनी रहे, और राजपूतों के विरोधी कायस्थ माने जाते हैं, उनकी क्रिश्चियन दुश्मनी है। उसके जो मुखिया है वो विश्वनाथ प्रसाद है, तहसीलदार है। फिर यहाँ पर जो खिलावन यादव जो है वो यादव टोली के मुखिया है, जिन्होंने 50 बीघे से जमीन की 150 बीघा तक बढ़ा दी है। ये भ्रष्टाचार की बात है। तो इस प्रकार की अनेक बातें जो है वो उपन्यास में हमें देखने को मिलती है। मेरीगंज में जो राजनीतिक सरगर्मी बल पकड़ रही है, तो बलदेव जो है उसका जो पात्र है वो एक गांधीवादी है। बलदेव कांग्रेसी और गांधीवादी भक्त है। वो वैसे तो बगुला भगत इसको कहते हैं कि इस प्रकार की केवल बातें करता है, जैसे कि वो भारत माता कहता है, माता नहीं, महात्मा गांधी आंदोलन अनशन आदि की बात कहता है। वहीं पर कालीचरण है, सोशलिस्ट है। तो इस प्रकार की अनेक बातें यहाँ पर जो राजनीतिक सरगर्मी है वो भी उपन्यास में देखने को मिलती है। आंदोलनों की जो बात है, आंदोलन किस प्रकार से थे उसकी बात यहाँ पर है। जो जन आंदोलन हो रहे थे, स्वराज के लिए आंदोलन हो रहे थे, इसकी बात उपन्यास में है। तो इसमें कालीचरण जो है वो एक सोशलिस्ट यानी कि समाज सेवक है, और वो किसानों और मजदूरों के शोषण के खिलाफ जो है वो विद्रोह करता है, आवाज ऊंची करता है। गांव में धार्मिक आडंबर किस प्रकार के होते हैं ये तो हमने देखा कि एक जाति व्यवस्था किस प्रकार की है। फिर इसके बाद हमने देखा कि राजनीतिक सरगर्मी यानी आंदोलन की बात किस प्रकार की है, उसकी बात देखी। तो धार्मिक व्यवस्था किस प्रकार की है, तो प्रत्येक गांव में जो है वो इस प्रकार के मठ यानी कि मंदिर अपनी अपनी जात की भी होते हैं। कई लोग इस प्रकार के मंदिर बनाए हुए हैं। तो इस गांव में भी, मेरीगंज गांव में भी एक मठ है। वहां वृद्ध और अंधे महंत, देवदास की मृत्यु जब हो जाती है, जिस प्रकार से आजकल हम देखते हैं कि किसी भी महंत की मृत्यु के बाद उसका महंत पद लेने के लिए कितने लोगों की लॉबिंग लगती है, कितने लोग तैयार रहते हैं। तो ये जो सारी बातें हैं वो इसमें बताई गई है। तो नए महंत चादर टीका देने का प्रश्न उठता है तो एक के बाद एक सब लोग तैयार होते हैं कि मैं महंत बनूंगा, वो कहता है मैं महंत बनूंगा, ठीक है। और इसमें भी एक राजकारण के साथ साथ, राजनीति के साथ साथ धार्मिक आडंबर है। ये आजकल जो मंदिर मठों में जो हो रहा है, हमने आए दिन न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, ऐसी सारी बातें उस समय भी थी, ऐसा नहीं है कि ये नहीं है, ठीक है। तो मठ की जो संपत्ति है उसका पशुधन है, और खास करके जो लक्ष्मी नामक जो दासी है वहां पर, उसको देखकर सबके मुंह में लाल टपकने लगती है। और यहाँ पर आने के लिए सब लोग एक दूसरे से गला काट में तैयार है। तो ये जो बात है वो भी यहाँ पर धार्मिक आडंबर की बात करते हैं मेला अंचल में, कि ये मेला शब्द जो है, मेला अंचल शब्द जो है वो इसी की बात करता है। ये जो सारा जो मेल है समाज में उसकी बात करता है। यहाँ पर लेखक ये कहते हैं कि ये जो सामाजिक आडंबर है, या जो रीति रिवाज है, या रूढ़ियां है, या लोगों के बीच जो भ्रष्टाचार, अंधश्रद्धा जैसे मैल फैले हुए हैं, उनको अगर दूर करना होता तो जब तक जो शहरी लोग हैं या तो जो लोग शिक्षित है उन लोगों के साथ उनका मिलन नहीं होता, तब तक ये संभव नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए लेखक जो है इसी बात पर जोर देते हैं। जिस प्रकार से हमने देखा कि इसकी कथा जो है वो मेलेरिया सेंटर खोलने की सूचना से आरंभ होती है, और उस जो बलदेव था
बावन दास मेहता थे, उसकी मृत्यु से समाप्त होती है। किंतु यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर एक मुख्य पात्र यानी कि डॉक्टर प्रशांत जो है वो इस गांव के अंधेरे में, इस अंधविश्वास के, भ्रष्टाचार के, धार्मिक आडंबर के अंधेरे में एक उजाले की किरण लेकर आता है। डॉक्टर प्रशांत जो है वो जिस प्रकार से आजकल जो डॉक्टर करते हैं उनको गांव में जाके 3 साल या 5 साल सेवा देनी होती है, इसी प्रकार ये भी एक नए सपने लेकर सामाजिक सोशल वर्क के हिसाब से ये प्रशांत जो है वो गांव में आता है। तो डॉक्टर के रूप में ये शहर की जिंदगी अपने मित्र ममता का संग साथ तथा बड़ी बड़ी रिसर्चों की उपलब्धि के आकर्षण को छोड़कर डॉक्टर प्रशांत जो है वो यहाँ मलेरिया डॉक्टर के शुद्ध सेवा भाव से आते हैं। जैसे हमने देखा था कि मार्टिन की पत्नी के निधन के बाद मलेरिया सेंटर खोलने की शुरुआत हुई थी और मलेरिया सेंटर इस प्रकार से खुल रहा था, उसकी बात हो रही थी। तो ये मलेरिया सेंटर जो है वो खुल गया है और डॉक्टर प्रशांत जो है वो शहर से इस गांव में आए हैं सेवा देने के लिए। किंतु यहाँ पर आकर जो है वो शहरी जो जिंदगी है उससे कुछ भिन्न उनको नजर आता है। यहाँ पर आकर वो कुछ और नजर आता है उनको। जीवन के एक ही पक्ष को आज तक उन्होंने देखा था। जो शहर में रहते हैं वो जीवन के एक ही पक्ष को देखते हैं। मान लीजिए कि आप किसी अच्छे घर में रहते हैं तो झोपड़ी में रहना, बारिश में पानी गिरना, ये जो दर्द है, ये जो वेदना है वो दूसरे लोगों को मालूम नहीं होती है। तो एक ही पक्ष को आप जानते हो, दूसरे को नहीं जानते, ठीक है। तो ये जो बातें हैं वो उससे परिचय होता है। आवाज आ रही है नहीं? हेलो। तो जीवन के दोनों पक्षों से परिचित होता है प्रशांत जो है वो जीवन के दोनों पक्ष कि गांव में वो ऐसे सपने लेकर आया था कि कुछ नया कर दिखाएगा, वो लोगों की सेवा करेगा। अगर वो चाहता तो बड़े बड़े रिसर्च लेबोरेटरीज में जा सकता था, अपना अस्पताल बना सकता था, अपने लिए सब कुछ अच्छा अच्छा कर सकता था। किंतु उसको था कि मैं भी गांव में जाऊं, कुछ सेवा करूं। तो जीवन के दोनों पक्षों से वो परिचित होता है और आकर वो देखता है। क्या देखता है? तो यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ही भयातुर है। क्योंकि जैसे हमने देखा कि कुछ पढ़े लिखे लोग थे, 8-10 लोग, जिन्होंने लोगों की जमीन जायदाद छीन ली है, यानी कि उनको केवल काम करने पर मजबूर कर दिया है। भ्रष्टाचार कर करके 5 बीघे से 50 बीघे, 50 से 150 बीघे जमीन कर दी है। तो ये जो सारी बातें हैं वो हमने अगले देखी। तो ऐसी बातों को प्रशांत जो है, डॉक्टर प्रशांत यहाँ पर आकर जो है वो देखते हैं। उनको लगता है कि ये जो हो रहा है वो ठीक नहीं है, क्योंकि आज तक इतना शोषण, लोग इस प्रकार से भी रहते होंगे ये किसी को मालूम नहीं था। और बीमार और निराश लोगों की आंखों की भाषा को समझने का प्रयत्न करता है। कल हमने देखा था कि किस प्रकार से लोग जो है ये उपन्यास में जो पात्र जो है मेरीगंज के लोग जो है वो किस प्रकार का जीवन जीते हैं, भ्रष्टाचार से लथपथ है, अंधश्रद्धा में लिप्त है, ठीक है। और उन लोगों में जो ऐसे कुछ लोग हैं वो चाहते हैं कि लोग अंधश्रद्धा में डूबे रहे, लोग जो है वो भ्रष्टाचार में डूबे रहे। अगर वो शिक्षित होंगे, अगर वो जागृत होंगे तो उनका जो धंधा पानी है वो बंद हो जाएगा। मान लीजिए कि ये लोग जो है वो मलेरिया सेंटर खोलने का विरोध करते थे कुछ लोग। क्यों? क्योंकि अगर ये सेंटर खुल जाएगा तो लोगों को ये पता चलेगा कि ये दोहरा धागा करवाने से जो मलेरिया रोग है वो नहीं मिटता है, इसके लिए दवाई लेनी पड़ती है। तो अगर वो दवाई लेने जाएंगे तो उनका जो धंधा है वो चौपट हो जाएगा। इसीलिए गांव के लोगों को अपनी गिरफ्त में रखने के लिए लोग जो है वो विकास की किरण को यहाँ पर नहीं आने देते। बहुत सारे ऐसी जगह पे हैं जहाँ पर लोग जो है वो विकसित नहीं होने देते।
तो डॉक्टर प्रशांत जो है वहां पर आता है और वो देखता है कि किस प्रकार से लोग जो है वो बीमार रहते हैं। कुछ बातें यहाँ पर उन्होंने नोट की है कि 7 महीने के बच्चे को बथुआ और पाट के साग पर पाला जाता है। यहाँ के लोग जो है वो सुबह को बासी भात खाते हैं। ये देखिए लोगों ने क्या कह रखा है, उनको एक भ्रमणा फैला के रखी है कि अगर आप बासी भात खाएंगे सुबह तो आपको ये रोग नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब आपको पता है कि अगर बासी खाएंगे तो हालत क्या होगी, तो बीमार पड़ेंगे तब उसके पास जाएंगे। तो ये जो सारी स्थितियां है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। फिर यहाँ के लोग जो है वो सुबह को बासी भात खाकर पार धोने के लिए गंदे गड्ढों में घुसते हैं और करीब 7 घंटे तक पानी में रहते हैं पाट धोने के लिए। गड्ढों में घुसते हैं, गंदे गड्ढों में। और प्रशांत देखते हैं, उन गड्ढों को देखने से ऐसा लगता है कि पानी के आधा इंच की धरातल की जांच करने पर 1 लाख से ज्यादा मच्छर के अंडे जरूर पाए जाएंगे। इतने सारे मच्छर के अंडे उसमें होते हैं और उस मच्छर में भी वो लोग 7-7 घंटे उस गड्ढों में बैठे रहते हैं। इस प्रकार की जो जिंदगी है वो मेरीगंज के लोग जो है, कुछ इस प्रकार के लोग जो है वो जी रहे हैं। आम के लदे हुए पेड़ों को देखने से पहले उसकी आंखें इंसान के उन टिकोलों पर पड़ती है कि जिन्होंने आमों की गुठलियों के सूखे गुदे की टोट पर जिंदा रहता है। इस पर जो आम के खाने के बाद जो बचता है उसका ही, वही उस पर वो जिंदा रहते हैं, उसे खाकर जिंदा रहते हैं। फिर यहाँ की गरीबी और बेबसी को देखकर वो आश्चर्यचकित हो जाता है कि ऐसी भयानक गरीबी, इस प्रकार की गरीबी उसने पहली बार देखी है। तो ये जो इस प्रकार की जिंदगी है, मेरीगंज गांव के लोग जो है वो इस प्रकार का जीवन जी रहे हैं। प्रशांत को ये सब पहली बार ऐसा लगता है, मैंने कहा कि जीवन के दोनों पक्षों से वो परिचित होता है। पहला पक्ष तो वो शहरीकरण का है, शहर का है, वो देख कर आया है। किंतु दूसरा पक्ष की एक ही भारत में 2-2 भारत बसते हैं, वो इसीलिए कहा जाता है एक भारत। जब आप गोवा जाएंगे, मुंबई जाएंगे, सूरत जाएंगे तो एक भारत वो है, और एक भारत ये मेरीगंज जो है वो एक भारत ये है। तो यहाँ के लोग जो है वो सुबह में क्या खाते हैं, बासी भात खाते हैं। वहां के लोग सुबह में कुछ और नाश्ते करते हैं। तो ये जो भेद है भारत में, उसकी बात को महिलांचल के माध्यम से लोग जो है वो दर्शाना चाहते हैं। क्योंकि शहर का जो वातावरण है या शहर की जो बात है वो तो किसी को मालूम पड़ सकते, किंतु ऐसे प्रदेश जहां पर किसी लेखक की आज तक नजर नहीं पहुंची, जो अछूता रहा है, ऐसे अछूते प्रदेशों से महिला अंचल के माध्यम से रेणु जी जो है वो हमें उस भारत का दर्शन करवाते हैं, जो भारत जो है वो हम सब से अछूता रहा है। इस प्रकार की बात जो है वो लेखक करते हैं। इस प्रकार के लोगों की जो स्थिति है, यहाँ की गरीबी बेबसी को देखकर वह आश्चर्यचकित हो जाता है। वह सोचता है कि आखिर वह संतोष कितना महान है जिसके सहारे ये वर्ग जी रहा है। केवल संतोष, इन लोगों को और कुछ नहीं चाहिए, खाना मिल जाए बस ठीक ठाक है। और आखिर वह कौन सा कठोर विधान है जिसने हजारों शुद्धियों को अनुशासन में बांध रखा है। कफ से जकड़े हुए दोनों फेफड़े, ओढ़ने का वस्त्र नहीं, सोने को चटाई नहीं, पुआल भी नहीं, भीगी हुई धरती पर लेटा निमोनिया का रोगी मरता नहीं, जी जाता है। निमोनिया होता है तो ठंड लगती है, किस प्रकार की स्थितियां होती है, किंतु उसके पास न तो कफ हो गया है, उसके पास न ओढ़ने को वस्त्र है, सोने को चटाई है, कुछ भी नहीं है, फिर भी वो जी जाते हैं। हम देखते हैं कि बच्चे या कुछ लोग होते हैं, उनको सुविधाएं बहुत सारी मिलती है, किंतु बहुत सारी सुविधाएं मिलने के बाद भी उनकी स्थिति कैसी रहती है हम सबको मालूम है। हम सब देखते हैं कि बच्चे होते हैं तो उनको बहुत सारी सुविधाएं दी जाती है। घर में एसी होता है, एक भी मच्छर में ऑल आउट लगे होते हैं, मच्छर की अगरबत्तियां लगी होती है, मच्छर ना आए उसका ध्यान रखा जाता है,
ठीक है, सब कुछ किया जाता है। एक वर्ग वो है जो घास फूस में कहीं भी नालों के बीच में गंदे पानी में नहाता है, कहीं न कहीं पड़ा रहता है, मच्छर उसके आसपास उसके शरीर पर मंडराते रहते हैं, बीमार भी हो जाता है और अच्छा भी हो जाता है। तो एक प्रकार से ये है। तो ये जो है गांव में इस प्रकार की स्थिति है, वो जी जाते हैं। तो इन उपेक्षित जो इंसानों की दयनीय हालत है उससे वो घबरा जाता है। कौन? प्रशांत, कि गांव में ये स्थिति है, भूख और बेबसी से छटपटाकर मरने से अच्छा है मलेरिया से बेहोश होकर मर जाना। देखिए SYBA में शायद आपका कोर्स बदल गया था, किंतु एक कविता आती थी, भूख भवानी भयावनी है, भूख अगणित पदमुख कर वाली है। भूख जो है वो कैसी होती है? जब आदमी को भूख लगती है तो उसको और कुछ नहीं दिखाई देता है। माननीय भवाई पन्नालाल पटेल का उपन्यास यानी नवलकथा है गुजराती में, उसमें उन्होंने कहा है कि भूंडामा भूंडी भूख, जो भूख है वो कुछ नहीं छोड़ती। उसमें दिखा है कि माँ जो है वो अपने बच्चे को खा लेती है। तो इस प्रकार की जो स्थिति है ये है। तो यहाँ पर लोग ये कह रहे हैं कि भूख से मरने से तो अच्छा है कि मलेरिया से बेहोश होकर मर जाएगा। तिल तिल कर धूल धूल कर मरने के लिए उन्होंने जितना बहुत बड़ी क्रूरता होगी। सुनते हैं महात्मा गांधी ने कष्ट से तड़पते हुए बछड़े को गोली से मारने की सलाह दी थी। वह नए संसार के इंसान को स्वच्छ और सुंदर बनाना चाहता है। तो इस प्रकार की सारी जो स्थितियां है, एक जानवर की तरह जीवन जीने के लिए लोग जो है वो मजबूर है। और डॉक्टर प्रशांत इन इंसानों की दयनीयता पर विचार करता है। तो उसको लगता है कि कालीचरण जो है, जिस प्रकार से हमने देखा था कि सोशलिस्ट है और विद्रोह की भाषा बोल रहा है, लोगों जो शोषण कर रहे हैं उसका विरोध करता है, शोषितों की तरफ से वो बोलता है। तो वो कहता है कि पूंजीपति और जमींदार खटमलों और मच्छरों की तरफ शोषक है। इंसानों को मलेरिया के मच्छरों से ज्यादा तो ऐसे शोषण करने वाले जो पूंजीपति है, जमींदार है, ऐसे मच्छरों से ज्यादा उनको तकलीफ होती है। इसलिए बहुत से मारवाड़ियों के नाम के साथ मल लगा हुआ है और जमींदारों के बच्चे मिस्टर कहलाते हैं। मिस्टर यानी कि मच्छर, वो ऐसा मानते। लेकिन साथ साथ ये तो गांव का जो है वो परिवेश इस प्रकार का है कि जो स्थिति है उसकी बात यहाँ पर हुई, किंतु साथ साथ कुछ अच्छी बातें भी है। प्रशांत जो है वो पूरे गांव को इस प्रकार से देखता है, सुंदर पक्ष को भी देखता है। उसने देखा है कि गरीबी, गंदगी और जहालत से भरी हुई दुनिया में भी सुंदरता जन्म लेती है। अब देखिए कि अभी कोरोना चल रहा है, बहुत अच्छी स्थितियां नहीं है। अगर मान लीजिए कि कुछ स्थितियां अच्छी नहीं है, फिर भी अगर त्योहार आएंगे तो लोग जो है वो खुशी से झूम उठते हैं। ठीक है, आजकल देखिए 2-3 दिन में बाजारों में कितनी हलचल है, तो ये मालूम होता है कि त्योहार आ रहे हैं। तो इस प्रकार की जो स्थिति है कि ये जो ग्रामीण है वो दुखी है, मलेरिया से मर रहे हैं, मच्छरों से मर रहे हैं, साथ साथ ऐसे खटमल जो जमींदार है या पूंजीपति लोग हैं उनके शोषण से मर रहे हैं। फिर भी उनके जीवन में वह सुंदरता है, जीवन जीने की सुंदरता है। कुछ ऐसे मजदूर लोग होते हैं, पूरे दिन काम करते हैं, गर्मियों में काम करते हैं, फिर भी गीत गाते हैं और काम करते हैं। आपको लगता होगा कि ये उनको कैसा लगता होगा, फिर भी वो उसका आनंद लेते हैं। तो गरीबी और गंदगी, जहालत से भरी दुनिया में भी सुंदरता जन्म लेती है। किशोर किशोरियों और युवतियों के चेहरे पर एक विशेषता देखी है उसने। कमला नदी ये जो है बिहार के उस बेरीगंज गांव के पास से बहती है, उसकी बात है। उसके गड्ढे में खिले हुए कमल के फूलों की तरह जिंदगी के भोर में वे बड़े लुभावने, बड़े मनोहर, सुंदर दिखाई पड़ते हैं। तो ये जो बातें हैं, उसका जो सौंदर्य है, मैंने आपको बताया था
कि यहाँ पर जो उपन्यास में जो है वो पूरा परिवेश है। यहाँ कोई मुख्य पात्र नहीं है, यहाँ पर कोई कथा वस्तु नहीं है, यहाँ पर परिवेश है, वो एक वातावरण है। कैसा वातावरण? तो भौगोलिक वातावरण, सामाजिक वातावरण, राजनीतिक वातावरण और महिला आंचल जो है, जो उस सभी वातावरण को हमारे सामने प्रस्तुत करता है। तो जो परिवेश है उससे प्रशांत जो है वो परिचित होता है, भौगोलिक परिवेश से परिचित होता है और साथ साथ उस सामाजिक परिवेश से भी परिचित होता है। ठीक है, आवाज आ रही है? मेरी सुन रहे हैं? तो है वो बहुत कुछ सुधार करना चाहता है कि उसे लगता है कि पशु से भी सीधे है ये इंसान जो है, वो पशु से भी सीधे है, पशु से भी ज्यादा खूंखार। तो ये पेट इनकी कमजोरी है, ये पेट के लिए वो सब कुछ करते हैं, उनका शोषण भी पेट के लिए ही होता है। ठीक है, तो ये पूरा परिवेश से परिचित होते हैं। साथ साथ अंधविश्वास, आडंबर को भी यहाँ पर अभिव्यक्ति मिली है। ग्रामीणों का शोषण किस प्रकार से होता है उसकी बात है। ठीक है, तो ये सारी जो बातें हैं वो इस महिला आंचल में लेखक जो है हमारे सामने कहते हैं। किंतु साथ साथ यहाँ पर देखिए कि ऐसी बहुत सारी उपकथाएं हैं जिसको लेकर महिला आंचल चलता है, क्योंकि यहाँ पर पूरा परिवेश जो है वो उसकी कथ्य है, पूरा परिवेश जो है वही उसका वातावरण है। तो साथ साथ आप देखिए कि लेखक ने गांव के जो स्त्री पुरुषों के बीच अनैतिक रूप से स्थापित सेक्स संबंधों के आयोजन और विवेचन में आवश्यकता से अधिक ध्यान भी दिया है। गांव में क्या होता है कि अनैतिक संबंध ज्यादा होते हैं, ऐसा माना जाता है। मान लीजिए कि लेखक ने इस मेरीगंज गांव के माध्यम से इसी बात को बताया है कि गांव में इस प्रकार के संबंध भी होते हैं। मठ जो होते हैं, उस मठ में जो हमने देखा कि उस मठ के महंत बनने के लिए लोग किस प्रकार से प्रयत्न कर रहे थे, क्योंकि उसकी जो दासीन है लक्ष्मी, उसको लेकर तहसीलदार साहब की बेटी कमला तक कोई भी इस सेक्स संबंध से बच नहीं सका है। इन सभी संबंधों में सेक्स भाव की अपेक्षा उसका रुग्ण भाव ही अधिक परीक्षित होता है। मठ का महंत सेवादार संधा है, लेकिन और दासी लक्ष्मी के प्रति पूरी तरह आसक्त है। अब देखिए कि जो धार्मिक आडंबर है वो किस प्रकार के थे इस मेरीगंज गांव में, कि जो महंत है सेवादास, हमने देखा कि वो अंधे थे, किंतु जो दासी थी लक्ष्मी उसकी तरह आकर्षित थे पूरी तरह से। इसी लक्ष्मी को लेकर वसुमतिया मठ के महंत के साथ उसके लड़ाई झगड़े और मुकदमे तक होते थे इसी दासी के लिए। लक्ष्मी को कानूनी रूप से पाकर वह वकील को यह आश्वासन देता है कि वह उसे अपनी बेटी बनाकर रखेगा, लेकिन मठ में लाते ही उसे अपनी दासी बना देता है। तो ये बातें बेटी बनाकर ले जाते हैं और मठ में लाकर क्या बना देते हैं? दासी बना देते हैं। तो ऐसे अनेक प्रकार के प्रश्न, अनेक प्रकार की बातें जो है वो इस उपन्यास में कही गई है। मैंने आपको बताया था कि इसमें कोई मूल कथा वस्तु नहीं है। आप मूल चित्रलेखा की तरह आप किसी कथा वस्तु को पकड़ने जाएंगे तो नहीं जाएंगे। यहाँ पर वातावरण है, उसका परिवेश है, यहाँ पर लोग जो है वो किस प्रकार से जीवन जीते हैं, उसकी कौन सी समस्याएं हैं, उनकी क्या हालत है, उसकी बात इस उपन्यास में बताई गई है। फिर धार्मिक आडंबर की बात हुई। फिर आगे देखिए कि जो नरसिंहदास की भी लक्ष्मी बुरी पर नजर पड़ती है और नागा बाबा भी लक्ष्मी को प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन लक्ष्मी सबसे अलग अपने मन को कांग्रेसी बगुला भगत बालदेव के साथ अटका हुआ है। इनको सब प्राप्त करना चाहते हैं और यह जो है वो हमने पहले देखा था, वो बगुला भगत था, उसको पाना चाहते हैं। बलदेव जिसको सबसे पहले पकड़कर लोग आते थे, तो उसका मन इसमें अटका हुआ है।
और अंत में वो जो है वो मठ छोड़ देती है। तो ये पूरी जो टोलियां है उस टोलियों की कथा वस्तु यहाँ पर हमें दिखाई पड़ती है। साथ साथ अनेक प्रकार के वैवाहिक संबंध और अनुचित या अनैतिक संबंध उसकी बात है, स्त्री पुरुषों के संबंध की बात है। कथानक जो है वो इस प्रकार से धीरे धीरे जो है वो आगे बढ़ता जाता है और प्रशांत जो है वो उस कथानक को आगे लेकर चलता है। वो लोगों की सेवा करता है और किस प्रकार से वो देखता है कि लोग जो है वो मलेरिया सेंटर खोलने के बाद जो है उसकी क्या स्थिति होती है। तो एक जागृति यहाँ पर आती है डॉक्टर प्रशांत के आने के बाद, और प्रशांत का आना ग्रामीण विकास और जागृति का प्रतीक है। इस गांव में जब प्रशांत आते हैं तो ये जागृति का प्रतीक है कि जब तक इस गांव में ऐसे जो विकास की रेखा से जो बाहर है, ऐसे गांव में जब तक प्रशांत जैसे लोग नहीं आएंगे तब तक जो है इसका विकास जो है वो नहीं होगा। ठीक है, तो लोगों को अपने अधिकारों के प्रति जागृत करने के लिए, लोगों को अपने जो विचार है या मानसिक स्थितियां है उससे ऊपर उठाने के लिए, अंधविश्वासों से ऊपर उठाने के लिए जो है प्रशांत जैसे लोग जो है वो इसमें आने चाहिए। तो इस उपन्यास के माध्यम से लेखक ने इसी बात को अभिव्यक्त किया है कि महिला अंचल में किस प्रकार की समस्याएं है, उस समस्याओं का निराकरण किस प्रकार से हो सकता है उसकी बात की है। और देखिए कि ये केवल एक मलेरिया सेंटर खोल जाने से केवल लोगों में जागृति नहीं होती है, इसके अलावा बहुत सारी बातें हैं जिसको लेखक जो है वो अच्छे से हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। तो हमने देखा कि किस प्रकार से ये जो है वो मलेरिया सेंटर की बात करते हुए लेखक ने हमारे सामने उस मेरीगंज गांव की पूरी समस्या को, पूरे बात को हमारे सामने प्रस्तुत किया है।